तो आपने बिग बिलियन डे के कुछ 10-15 दिन में आपने में 10-15 करोड़ का सेल कर दिया होगा। आई थिंक इससे तो घर वाले बहुत खुश हो गए होंगे। ये जो आपका बिजनेस है 3 जनरेशन पुराना बिजनेस है। छोटी सी शॉप थी दिल्ली में चांदनी चौक के पास, तो होलसेलिंग से ही स्टार्ट करा हमने। फॉर मी द नेक्स्ट थिंग वाज ई कॉमर्स। ये जो इंडस्ट्री थी इंडिया पूरी टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत चाइना डोमिनेटेड थी। थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में बताइए। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 20 प्लस मोल्डिंग मशीन्स हैं, 150 प्लस एसक्यूज हैं इन माय फैक्ट्री। आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या क्या है जिससे पेरेंट उसको रिपीट करे? आजकल के पेरेंट्स ना जेनजी और मिलेनियंस हैं। उनको एस्थेटिक चाहिए सब कुछ। जो इंडियन टॉयज इंडस्ट्री है इसमें आज क्या चाइना इंपोर्ट्स होते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं आज आपका स्केल कितना बड़ा है ई कॉमर्स पे, कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए। हाउ वाज द ऑनलाइन जर्नी? पहला बिग बिलियन डे 1.04 CR इन वन डे हमने किया था। हाय एवरीवन, मैं हूं कपिल तिवारी और आप सुन रहे हैं वन इन अ बिलियन, जहां हम मिलते हैं ऐसे फाउंडर्स से जो इंडियन ई कॉमर्स का एक नया चैप्टर लिख रहे हैं। आज की कहानी है एक ऐसे 23 ईयर ओल्ड फाउंडर की जिन्होंने 3 जनरेशन पुराने टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को एक नई पहचान दी। आज हमारे साथ है तनब निछावर, को फाउंडर ऑफ लिटिल राइट्स। वेलकम टू द पॉडकास्ट तनब। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम फाइन। सो ये जो आपका बिजनेस है ये 3 जनरेशन पुराना बिजनेस है। थोड़ा सा इस बिजनेस के बारे में बताइए, कैसे शुरू हुआ? लाइक आई थिंक आपके दादाजी ने शुरू किया होगा, तो क्या था, क्या है बिजनेस? थोड़ा सा पुरानी हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। तो एक्चुअली ग्रेट ग्रैंडफादर ने स्टार्ट किया था, Okay. टू बी ऑनेस्ट। तो एक छोटी सी शॉप थी दिल्ली में चांदनी चौक के पास, जैसे सबकी होती है स्टार्टिंग में। तो वहीं पर साइकिल वगैरह का ट्रेड काफ़ी रहता था पहले। देन आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने इशू करा आप झंडे वाला साइकिल मार्केट में शिफ्ट हो जाओ, तो एवरीबडी शिफ्टेड देयर। देन माई ग्रैंडफादर took the business to the next level with introducing battery operated ride-ons। थोड़ा बहुत वो लेके आए, थोड़ा तब भी साइकिल चल ही रहा था। ये कौन से ईयर की बात है? शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1957, 50, 60-ish। तो उस टाइम भी बैटरी ऑपरेटेड साइकिल्स चलते थे? तब तक ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ओके। आफ्टर 1970-ish कोई एक मॉडल कोई ले आया चाइना Okay. से, तब के टाइम तब। हाँ, हाँ। बट इतना बहुत ज़्यादा नहीं, इट वॉज स्टिल मोर ऑन ट्राईसाइकिल साइकिल ट्रेड ज़्यादा था, नॉट बैटरी ऑपरेटेड राइड ऑन। फिर मेरे अंकल गए चाइना, मतलब उन्होंने सबसे पहला बैटरी ऑपरेटेड राइड ऑन उन्होंने स्टार्ट करा, यहाँ पर लेके आए थोड़ा सा फॉर्म में। देन उसके बाद तो हमने अपनी मशीन्स और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर ली 2012 के बाद। ओके, तो थोड़ा सा और पहले बताइए, जब आपके अंकल लेके आए थे तो उस टाइम पे बिजनेस क्या आप शॉप से ही रन करते थे या फिर आप लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन भी स्टार्ट कर दिया था? शॉप से ही रन करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब वही होलसेलिंग वगैरह ही रहता था, रिटेलिंग तो कभी ऐसा हमारा था ही नहीं। वी वर ऑलवेज इन द होलसेलिंग ओनली। तो होलसेलिंग से ही स्टार्ट करा हमने, एंड अभी भी होलसेलिंग ही कर रहे हैं। वो तो फ्रेश सेट ऑफ लेंस मैं ही लाया कोई कॉमर्स में। ये इंटरेस्टिंग है। तो आप अपने बारे में बताइए, आपने स्टडीज़ कहाँ से की, उसके बाद कैसी आपकी जर्नी थी? तो आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली ओनली, एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन सिंगापुर से करी है। एंड आफ्टर दैट 2024 में आई फिनिश माई ग्रेजुएशन एंड आई केम बैक टू दिल्ली एंड जॉइन द बिजनेस। ओके, तो जब आपने बिजनेस ज्वाइन किया उस टाइम पे कैसा था? मतलब क्योंकि देखिए जब आप बाहर पढ़ के आते हैं तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट वन गोज इन वंस माइंड ना, कि बिजनेस करूं या फिर कुछ और करूं या कुछ खुद का नया करूं। लाइक व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस, व्हाट वाज गोइंग इन योर माइंड? तो सिंगापुर में जब था तो हमने फ्रेंड्स ने मिलकर एक छोटा सा ऐप स्टार्ट किया था, यूनी हैक करके। वी को फाउंडेड इट। इट वाज बेस्ड इन सिंगापुर ओनली। तो बट कुछ चांसेस थे कि हम सिंगापुर से वापस आ गए, तो वी कुडंट कंटिन्यू इट मोर बिकॉज हमें उसके लिए। क्या करता था वो ऐप? सो इट वाज बेसिकली लाइक कह लो शॉर्ट फॉर्म ऑफ एयरबीएनबी। इट वाज एयरबीएनबी, यहाँ पर जैसे इंडिया में कहते हैं 99 acres वैसा। इट वाज मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो इट वाज लाइक प्रोवाइडिंग बडी इफ यू आर समवन न्यू टू द सिंगापुर, प्रोवाइडिंग रेस्टोरेंट ऑप्शंस, प्रोवाइडिंग housing options, providing study options. So whatever you want, it was all in one app. So we wanted to make like a super app for the students, only for students who are coming outside टू सिंगापुर। Okay. सो हम लोगों को उसके लिए सिंगापुर में रहना पड़ता। सो वी वर ऑल फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड। तो फिर हमने कहा कि विल कंटिन्यू इट लेटर डाउन द लाइन इफ वी हैव अ साइड क्वेस्ट ऑब्वियसली बाद में।
तो फिर हम लोग इंडिया आ गए एंड यहाँ पर मैंने तो ऑब्वियसली सोच रखा था आई हैव टू डू बिजनेस ओनली, आई हैव टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। हम लोग काफ़ी टाइम से कर ही रहे हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग कर ही रहे हैं, बट मैंने कहा अगर मैं कुछ आया हूँ तो कुछ एक फ्रेश सेट ऑफ लेंस से तो देखना चाहूँगा बिजनेस को। आई एम जस्ट नॉट हेयर टू फिल अ चेयर। बस उसके बाद ऑनलाइन की तरफ क्यूरियोसिटी जागी, थोड़ा रिसर्च करना शुरू करा कैसे फ्लिपकार्ट पे, कैसे ऑनलाइन ई कॉमर्स में हम बेच सकते हैं। ओके, तो व्हेन यू केम राइट, आई थिंक फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस होगी कि आपको क्या करना चाहिए और एक आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी कि मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ा सा दोनों के बारे में बताइए और आपने कैसे एक कॉमन ग्राउंड के में रीच किया उसके बारे में बताइए। तो फैमिली के एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली यही थी कि आप बिजनेस करो और थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। मेरी थी कि मैं और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ, उनके नेक्स्ट लेवल से नेक्स्ट लेवल पे। Okay. उनका था कि आप पहले स्टार्ट करो बिजनेस टू बिजनेस, लाइक लर्न व्हाट इज द बिजनेस, लर्न हाउ वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग। बिकॉज सिंगापुर के टाइम पे तो वी वर नॉट लुकिंग इन टू द बिजनेस, वी वर जस्ट कि हाँ हमारे पास ऑप्शन है करने को। बट मेरे दिमाग में ये था कि आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू फाइंड व्हाट न्यू वेज वी कैन टेक द बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। सो फॉर मी द नेक्स्ट थिंग वॉज ऑनलाइन क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स। तो वहाँ पर मेरा उनका कॉमन ग्राउंड ये था कि मैं कुछ करूँगा, मैं ऑनलाइन करूँगा, आप जो कर रहे हो करो, वो भी मैं सीखूंगा, बट मैं ऑनलाइन भी करूँगा साथ के साथ। एंड ऑनलाइन करने के लिए कोई रेजिस्टेंस था फैमिली की तरफ से, डिड दिस से कि नहीं ये नहीं करना चाहिए या समथिंग? बिकॉज जनरली जब हम ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर से मिलते हैं, व्हाट वी हैव सीन इज एक हेजिटेंस होता है ऑनलाइन आने के लिए, बट जब भी कोई नेक्स्ट जनरेशन जैसे कि आप अपनी फैमिली केस में जाके उन्हें कन्विंस करते हैं तो दे डू चेंज। सो थोड़ा सा वो बताइए उनका माइंडसेट क्या था, लाइक आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट इन मोर डिटेल्स। तो हमारा जुलाई में एक टॉय फेयर लगता है दिल्ली में, एवरी ईयर लगता है। तो वहाँ पर सब लोगों ने लगाया हुआ था कि वी सेलिंग ऑन क्विक कॉमर्स, वी सेलिंग ऑन ई कॉमर्स, बहुत प्राउडली बूथ ओनर्स ने लगाया हुआ था। तो वहाँ पर मैंने और मेरे भाई ने हमने रियलाइज़ करा कि हम क्यों नहीं हैं, लाइक वाई आर वी नॉट सेलिंग ऑन ऑनलाइन। वी कुड बी अ ग्रेट ब्रांड, वी कुड बी अ गुड ब्रांड, वी हैव सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग, सॉलिड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। हम डायरेक्टली कस्टमर को क्यों नहीं बेचते, लाइक डायरेक्टली टू द कंज्यूमर, टू द पेरेंट क्यों नहीं करते। बस वहाँ से मैंने और मेरे भाई ने ब्रांड ढूंढना स्टार्ट करा, हाउ वी कैन बिल्ड अ ब्रांड, हाउ वी कैन गेट ऑन टू ऑनलाइन सेलिंग, कैसे सब कुछ होता है। तो वेरी नेक्स्ट डे फ्रॉम द फेयर जब एंड हुआ तो वहाँ से हमने दोनों ने, अंकल एंड हमारे पापा को रट लगा दी कि हमें ऑनलाइन करना है, हमें ब्रांड बनानी है। 6-7 महीने तो चलता रहा, नहीं आई थिंक गिव अप कर दिया उन्होंने एक पॉइंट पे हमारे पे कि ठीक है कर लो तुम, देखी जाएगी जो होगा। बस वहाँ से हमने ब्रांड कैसे हम बिल्डअप करें, स्केल अप करें, कैसे ब्रांड बिल्डिंग होती है थोड़ा सा वो समझा, वो करना शुरू करा। और फिर उसके बाद आई थिंक 1-1.5 महीने बाद हमने फ्लिपकार्ट में ऑनबोर्ड हो गए एंड इट्स अ जर्नी ऑफ हाँ चलिए वो तो कंटिन्यू करेंगे जर्नी, बट मेरे को थोड़ा सा और बताइए जैसे अगर उनके नो बोलने के पीछे मेन रीज़न क्या था, लाइक इज इट लाइक अ रेपुटेशन दैट दे वर विलिंग कि वो रिस्क पे आ जाएगा, ये नो क्यों? लेकिन एक नया बिजनेस चैनल है जहाँ पे कंज्यूमर्स है तो नो क्यों बोलते हैं लोग? रिटर्न्स। ओके सबसे बड़ा रीज़न था रिटर्न। ओके कौन हैंडल करेगा रिटर्न, रिटर्न कौन देखेगा, रिटर्न आनी ही नहीं चाहिए। ऐसा ऑप्शन करो रिटर्न ही ना है, हम माल बेच दें रिटर्न ना है। ओके ऐसा ऑप्शन तो नहीं आता है, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूटिलाइज द रिटर्न समहाउ। दे कुड बी वेज, दे कुड बी थिंग्स जो हम रिटर्न यूटिलाइज कर सके। बिकॉज रिटर्न्स में क्या होता है, बॉक्स डैमेज, प्रोडक्ट डैमेज, कभी प्रोडक्ट ही नहीं निकला, प्रोडक्ट की जगह कुछ भी रैंडम चीज़ आ रही है, प्रोडक्ट में से एक चीज़ निकाल ली, तो वो इनडायरेक्टली तो हमारे लॉस की तरफ ही बढ़ता है। वी हैव टू चेंज एवरीथिंग, वी हैव टू पूरा प्रोडक्ट दोबारा से बनता है एक तरीके से, तो हमारे लिए वो कॉस्ट ऑफ लेबर दोबारा लग जाती है। तो उनका पॉइंट था कि आप किसी तरीके से रिटर्न्स रोक दो। बट आई थिंक समहाउ उनको रिटर्न्स वाले पार्ट से हटा के हमने पहले मेजर चीज़ देखी कि कितना बड़ा कस्टमर बेस, कितना बड़ा कंज्यूमर बेस, कितना बड़ा आपका ब्रांड बन सकता है सिर्फ एक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पे या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके कस्टमर से या पेरेंट से डायरेक्टली बात करके। तो इस पे थोड़ा सा और समझते हैं कि ये काफ़ी वैलिड पॉइंट है। जब भी हम ओल्ड बिजनेसेस से या ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर से या पीपल जिन्होंने काफ़ी ऑफलाइन बिजनेस किया है उनसे मिलते हैं, उनकी आदत होती है कि किसी ने ऑर्डर दिया, मैंने पैक किया, मैंने ऑर्डर भेज दिया, मैंने अपने अकाउंट्स में डाल दिया कि मैंने इतना का सामान भेज दिया, मेरे को और कुछ कन्फ्यूजन नहीं चाहिए। मेरे को पता है कि 1000 पीस का ऑर्डर है, 1000 पीस मेरे वेयर हाउस से निकल गए। अब ई कॉमर्स एक
नया मार्केट खुलता है जैसे आपने बोला, बट साथ में चैलेंजेस भी बहुत लाता है. इमेजिनिंग कि आप में सिर्फ आपकी जो अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ आउटवर्ड जाने का ही फ्लो है, उसमें इनवर्ड वापस आने का कोई फ्लो नहीं है. बट एक कंज्यूमर, क्योंकि देखिए बिना आपके स्टोर गए या बिना किसी प्रोडक्ट को देखे जब वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होगा जो शायद उसके एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं कर रहा होगा. एंड इट ऑल्सो गोज थ्रू लॉट ऑफ सप्लाई चेन, सो देर आर चांसेस कि कहीं पे कुछ डैमेज हो जाए, कहीं कुछ टूट जाए. तो ये ई कॉमर्स में मैन्युफैक्चरर्स को लाना, ई कॉमर्स में ये सबसे बड़ा बॉटलनेक है. आई थिंक इसके अराउंड बट थोड़ी सी लर्निंग, थोड़ी सी एजुकेशन काफ़ी ज़रूरी है. तो मेरे को थोड़ा सा ना इस पर आप डेप्थ में बताइए कि आपने कन्विंस किया कि एक तो आपने ऑब्वियसली मार्केट साइड दिखाया कि मार्केट कैसे बड़ा हो सकता है, बट कि रिटर्न्स के साथ हम क्या करेंगे, लाइक नॉट अभी आप क्या करें, उस टाइम आपने क्या बोला कि हम रिटर्न्स के साथ क्या करेंगे व्हेन दे वर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन. तो ऑनेस्टली हमने रिटर्न्स का ये बोला कि रिटर्न्स कम से कम आएगी कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है तो, एंड वी वर क्वाइट शॉक कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, रिटर्न्स कम से कम आएगी. बट थोड़ा सा जब हमने स्टार्ट करा, जब हमारा इनिशियल फेजेस था, तब तो रिटर्न नहीं ही थी, ना के बराबर थी. बट जैसे ही सेल पिकअप हुई, थोड़ा सा रिटर्न्स आने शुरू हुए. तो कुछ टाइम तक तो फिगर आउट नहीं हो पाया कि हम रिटर्न्स को कैसे करें या कैसे उसको यूटिलाइज करें. तो वो एक थोड़ा सा स्टोरेज हाउस में रखता चला गया, लाइक थोड़ा सा हमारा स्टोरेज हाउस भर गया उस चक्कर में. तो काफ़ी बहस के बाद हमने मतलब मैंने, मेरे भाई ने, हमने रियलाइज़ करा कि हम इस रिटर्न को क्या करते हैं. इफ़ इट्स अ कस्टमर रिटर्न, देन वील ओपन अप द बॉक्स, विल क्लियर इट आउट, विल पुट एवरीथिंग न्यू. बट इफ़ इट्स अ कैंसलेशन प्रोडक्ट, वी कैन जस्ट रिप्लेस द बॉक्स और वी कैन एक्चुअली यूज़ द बॉक्स इफ इट्स इन करेक्ट पोजिशन. तो हमने थोड़ा थोड़ा रिटर्न निकालना शुरू करा, एंड उसके लिए प्रॉपर एक अलग लोग बिठाए जो सिर्फ रिटर्न्स के ऊपर ही काम करेंगे. वो रिटर्न को देखते थे. इफ़ इट्स अ कस्टमर रिटर्न, दे ओपन इट अप, दे सेट एवरीथिंग न्यू, पूरा फ्रेश पीस डालते थे, फिर उसको हमें वापस कर देते थे. या फिर अगर कैंसलेशंस हैं तो वो तो नॉर्मली ठीक है, उसमें तो कोई इशू है ही नहीं है सच. तो थोड़ा से आपके बिजनेस सेटअप के बारे में भी समझते कि आपने बताया कि 3 जनरेशन ओल्ड आपका बिजनेस है एंड आप लोग मेनली मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करते हैं. थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप के बारे में बताइए कि कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है. और एक टॉय, एंड एसेंशियली आपके केस में इट्स मच मोर नीशर, इट्स अ राइड ऑन विच इज़ ह्यूज, विच इज़ बल्की, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है. आई थिंक आपकी ASP कुछ 7-8 हज़ार होगी इफ़ आई एम नॉट मिनिमम. या तो उस प्राइस का जो सामान होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती कैसे है? लाइक हाउ बिग इज़ इट, हाउ मेनी मशीन्स डू यू यूज़, हाउ मेनी पीपल आर देयर? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए. तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 20+ मोल्डिंग मशीन्स हैं. ओके. एंड एंड इफ आई मे आस्क व्हाट आर मोल्डिंग मशीन्स फॉर आवर व्यूअर्स, अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन डिटेल. तो मोल्डिंग मशीन्स होती है बेसिकली काफ़ी ह्यूज साइज ऑफ मशीन होती है. उसके अंदर आप एक मोल्ड डालते हो. इट्स लाइक ऐसे इंक जेट होता है, उसके अंदर से एक ग्रैन्यूल्स होते हैं, लाइक प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, उसको दाने भी बोलते हैं. दाने भी बोलते हैं, हाँ. तो उसको वो हीटर से निकलता है, वो पिघल जाता है, एंड इट जस्ट पुशेस फ्रॉम अ पाइप. थोड़ी देर अंदर रहता है, कोल्ड प्रेसेस इज आउट, एंड आपका एक प्रोडक्ट शेप ले लेता है उस तरीके से. तो कमिंग बैक टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 20+ मशीन्स हैं एंड 1200+ मोल्ड्स हैं. एवरीथिंग इज डन इन हाउस, नथिंग फ्रॉम आउटसाइड, नथिंग, कुछ भी नहीं. एंड 4+ एकर्स में हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्लस असेंबलिंग यूनिट है, विच इज़ गोइंग टू बी और बड़ा अभी कुछ टाइम में. एंड ये जो बिजनेस है आपका बिफोर ऑनलाइन जैसे आपने स्टार्ट किया, तो ऑफलाइन में ये कितना बड़ा था? लाइक उसमें कितने जगहों पे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते थे? आई एम प्रीटी श्योर आप इंडिया के हर कोने में जाते होंगे. एंड कैसे बेचते थे? थोड़ा सा ऑफलाइन चैनल के बारे में बताइए बिफोर वी डेल्व इनटू ऑनलाइन. तो इंडिया में तो हम ऑल ओवर इंडिया करते ही हैं. डिस्ट्रीब्यूशंस तो मतलब नॉर्मल है, हमारा डे टू डे जो चलता ही रहता है. एंड उसके साथ में जैसे चांदनी चौक वगैरह एंड एवरीवेयर हमारा वहाँ पर भी चलता ही है. हमारा एवरेज डे का 1000 प्रोडक्ट्स पर डे मैन्युफैक्चरिंग प्लस असेंबलिंग का रहता है. 1000 राइड ऑन ईच प्रोडक्ट अराउंड 6,000-7,000 अप्रॉक्सीमेटली हमारा रहता है. वी ऑल्सो हैव वॉकर, बेबी गेयर, उसकी फैक्ट्री भी है, तो वो भी साइमल्टेनियसली साथ के साथ चलता है. आई एम नॉट इंक्लूडिंग दैट इन द 1000 प्रोडक्शन, दैट्स सेपरेट, टोटली सेपरेट प्रोडक्शन. एंड वो भी आपकी फैमिली देखती है पूरा? हाँ, हमारे साथ ही हैं वो जो देखते हैं सारा. तो 1000 राइड ऑन्स एवरेज हमारा डेली प्रोड्यूस हो जाता है. एंड निकल ही जाता है 1000-2000, तो हम एवरी वीक 2 वीक के अंदर हमारा 5000 तक हम निकाल देते हैं एक पूरा स्टॉक. एंड पैन इंडिया तो हमारा चलता ही है, प्लस कंटेनर कोई ले लेता है या कुछ उस तरीके से चल नहीं. तो ये जो अब आप इसको ऑफलाइन बेचते हैं, तो क्या आप
काफ़ी ब्रांड्स के लिए OEM भी करते हैं? हाँ, हम काफ़ी बड़े ब्रांड्स के लिए OEM करते हैं। आई डोंट वांट टू टेक नेम्स क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, सो बट हाँ, हम सारे मोस्टली सारे नेम ब्रांड्स के लिए OEM करते वही हैं। आप ही करते हो, तो आप ही बनाते हो तो आपको पता है हाँ, प्रोडक्ट क्या है, एंड इट इज़ फुल्ली अ फैमिली ओन्ड बिजनेस। तो फैमिली में कौन कौन इन्वॉल्व है, किसका रोल क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। तो माई अंकल इज़ इनटू होलसेलिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। ओके, बड़े प्लेयर्स को इन एवरीवन वो होलसेल करते हैं। माई फादर इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग द प्रोडक्ट्स, एंड एक और जो अंकल है वो मेजरली रिटेल एंड इंडियन प्रोडक्ट्स को ज़्यादा केटर करते हैं। तो दिस इज़ हाउ एवरी वन हैज़ डिवाइडेड देयर रोल्स, एंड मी एंड माई ब्रदर वी डू ऑनलाइन मोस्टली इन आवर फ्री टाइम। एंड आई एम प्रीटी श्योर इनकी इसमें एक्सपर्टीज हो गई होगी, लाइक दे माइट हैव बीन डूइंग दिस फॉर 40-50 ईयर्स। डेफिनेटली। तो इतना एक्सपीरियंस के साथ आना, वो क्या नई पॉसिबिलिटीज, आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं कि कौन किस में माहिर है, कौन क्या करता है? तो अंकल इज़ ऑब्वियसली ग्रेट इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स। ही इज़ इनटू सेलिंग, प्राइसिंग एंड एवरीथिंग, वो सारा उनका डिपार्टमेंट है। माय फादर इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग, तो उनको एक एक वायर, एक एक व्हील, सब कुछ उनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है। एंड दूसरे अंकल को तो सारा कुछ इंडियन केटर एंड एवरीथिंग वो सब उनको अच्छी नॉलेज है। तो अब मूव करते, जैसे आपने बताया बिजनेस इतना बड़ा स्केल है और ये बिजनेस में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, किसकी डिपार्टमेंट में क्या आता है, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब आपने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की, एक तो आपने अपना डिपार्टमेंट बनाया कि हम ई-कॉमर्स करेंगे, बट क्या साथ में पैरेलली आप जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्ट बनना चाहते थे, या फिर आप चाहते थे कि आपको चाइना के बारे में पता चले, लाइक आपका क्या थॉट प्रोसेस था? आप किस एरिया में जाके थोड़ा सा और नीश, अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन, गर्ल्स को अलग रखते हैं, आप कुछ और नीश डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, मैं तो बिजनेस में आया हूँ, मेरे को तो सब कुछ सीखना है। आई हैव दिस कि मेरे को सब कुछ आना चाहिए। आई शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, कि कहीं मेरे को ऐसा ना हो कि मुझे कुछ नहीं आता एंड आई एम ऑर्डरिंग समबडी एल्स, तो मेरे को तो एटलीस्ट आना चाहिए। तो मेरा मेरे भाई का यही रहता है कि हम लोगों को सब कुछ आए। वो ऑनलाइन भी देखता है एंड वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी देखता है, ही सिट्स देयर ओनली। एंड मैं ऑनलाइन भी देख रहा हूँ, साथ के साथ आई एम ऑल्सो सीइंग द होलसेलिंग पार्ट, कि कैसे होलसेल वगैरह, कैसे कस्टमर डीलिंग कैसे थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी हमारा ये चल रहा है, आफ्टर एन ईयर विल स्विच। वो इधर देखेगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखूंगा, तो विल कीप ऑन स्विचिंग। प्रॉपर कॉर्पोरेट जैसे रोल्स होते हैं, आपने एक साल किया फिर आपने स्विच किया, दैट इज वेरी आई वांट टू मेक इट लाइक अ कॉर्पोरेट नाउ। आई एम इनटू दैट फेज कि अब ये बिजनेस तो ठीक है, थोड़ा सा कॉर्पोरेट मोल्ड देंगे, थोड़ा सा प्रॉपरली सबका वर्क फोर्स डिवाइडेड, कोई भी सेकंड कोई मिक्स नहीं कर रहा किसी भी काम को, सब लाइन वाइज ऑर्डर वाइज कर रहे हैं। तो आई रिमेंबर ये जो इंडस्ट्री थी इंडिया में, पूरी टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत चाइना डोमिनेटेड थी। आई थिंक थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि चाइना ऐसा क्या अलग करता था पहले? अब तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द गुड एंड लॉट्स ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट इज कमिंग फॉर द इंडियन मैन्युफैक्चरर्स। तो पहले ऐसा क्या होता था कि पहले चाइना क्या बहुत प्रोडक्ट्स यहाँ डंप कर देता था? तो थोड़ा सा स्टोरी बताइए इसके बारे में। पहले चाइना से लाना थोड़ा ईजी था, वाज क्वाइट ईजी, बट आफ्टर BIS एंड एवरीथिंग काफ़ी नॉर्म्स आ गए इंडिया में, तो सबका बैन हो गया लाना। बेसिकली आई वुड से लाइक इट वाज बैन, टोटली बैन हो गया था लाना। उसके बाद लोगों ने रियलाइज़ करा कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं। थैंकफुली हमने बहुत पहले ही डाल ली थी, जब बैन होने से पहले। कुछ 16-17 में शायद बैन हुआ होगा। 2012 में हमने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट कर दी थी ऑलरेडी। सो हमें काफ़ी नॉलेज आ गया था हाउ टू डू मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। उससे पहले ही हमने काफ़ी अच्छा वी हैव डन इन मैन्युफैक्चरिंग, उससे बहुत पहले ही काफ़ी अच्छा हमने कर चुके थे। बस फिर वहाँ से हमें तो काफ़ी ईजी था, उल्टा हमारे लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल था। काफ़ी जो रैंडम प्लेयर्स थे इन द मार्केट, जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे पूरी मार्केट को, प्राइस गिरा के या ख़राब प्रोडक्ट बेच के, जिससे बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी दिक्कत हो सकती है, तो वो सारे हट गए प्लेयर्स। हो वेरी क्लीन एंड क्रीम क्राउड वाज ओनली देयर, जो अच्छा क्वालिटी काम कर रहा है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक इंडस्ट्री जो बहुत ही इम्पोर्ट डोमिनेटेड हो, उसके बाद बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, पॉलिसीज, इम्पोर्ट का इन्फ्लुएंस कम हो जाए, तो हाउ होम ग्रोन मैन्युफैक्चरर्स दे पेनिट्रेट द मार्केट, हाउ दे आर एबल टू गो अहेड एंड मेक श्योर कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाएं। एंड आई थिंक फॉर द राइट रीजंस एवरीथिंग व्हाट हैज हैपेंड। तो थोड़ा सा और बताइए कि आज जो इंडियन टॉयज इंडस्ट्री है, इसमें आज क्या चाइना इंपोर्ट्स होते हैं? ना के बराबर, ना के बाद बहुत कम। तो मोस्ट ऑफ दैट हैज मूव टू इंडिया एंड बट ग्लोबली चाइना इज स्टिल द मोस्ट डोमिनेंट प्लेयर, राइट? शैंटाओ, आई थिंक शैंटाओ करके जगह है चाइना में, जहाँ पे
ये काफ़ी लाइक आई हैव बीन देयर एंड आई हैव सीन द होल सिटी इज़ ओनली मैन्युफैक्चरिंग टॉयज एंड वहाँ पे मैंने बहुत बायर्स देखे जो वेस्ट से आते हैं अपने अपने ब्रांड्स के लिए. तो क्या चाइना काफ़ी इनोवेशन करता है जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, या फिर हाउ इज़ इट डिफरेंट, और क्या आपको लग रहा है कि हम लोग ग्लोबली उस स्केल पे पहुंच चुके हैं कि हम चाइना को काफ़ी कम्पीट कर सकते हैं इन टॉय मैन्युफैक्चरिंग? हम कर सकते हैं compete, और हम कर रहे हैं compete. हम काफ़ी अच्छा compete कर रहे हैं in terms of manufacturing, in terms of exporting, in terms of building a quality product. चाइना क्या काम करता है, चाइना बहुत ही प्रोडक्ट जल्दी बनाता है बट क्वालिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट. इंडिया में वी टेक आवर टाइम, वी मेक द क्वालिटी वेरी नाइस, लाइक प्रॉपर ड्यूरेबल हो, कोई भी कुछ भी दिक्कत ना हो, अच्छी QC के अंदर से निकलता है. वो लोग तो क्या कर रहे हैं, वो तो बना रहे हैं, दे रहे हैं, बना रहे दे रहे. देयर इज नो QC, देयर इज नो टाइम, इट्स नॉट देयर, ऐसे उनका मन नहीं है, इट्स जस्ट दे हैव टू डू इट. ओके. तो इधर तो लोगों का मन है, दे हैव ना कि मन से कर रहे हैं वो लोग काम, एक मन से पूरा डेवलप हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है. उनकी दिन का काम ही यही है, हमें उठना ही इसी काम से, सोना भी इसी काम से ही है. तो बस हम इसी पे ही आई थिंक हम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है. चाइना से हमें डरने की जरूरत नहीं. आई थिंक चाइना शुड बी नाउ फियरिंग अस बीइंग मेड इन इंडिया. नो, आई थिंक इट्स वेरी नाइस. जब स्पेशली मैंने सी टॉयज इंडस्ट्री, मैंने इस इंडस्ट्री के साथ काफ़ी एसोसिएटेड भी था पहले, तो मैंने काफ़ी देखा है कि काफ़ी लोग इसमें, काफ़ी इनोवेशन हो रहा है इंडिया में. अक्रॉस यू सी अ लॉट ऑफ गुड टॉयज. इवन वन टाइप ऑफ टॉयज इज़ द जो तो कार्स है या फिर वो है, बट आई थिंक अलॉन्ग विद इट स्टेम टॉयज ये भी काफ़ी साथ में फेमस हो रहा है. कहाँ पे काफ़ी नए ब्रांड्स भी आ रहे हैं, काफ़ी D2C ब्रांड्स भी आ रहे हैं. तो इसी पे अगला उस पर मूव करते हैं कि एक तो मैन्युफैक्चरिंग हो गई जिसके बारे में आपने काफ़ी अच्छे से समझाया. आई थिंक द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ इसको बेचना. और बेचने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो देखिए ऑफलाइन चैनल्स है कि आप एक ब्रांड बने, जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं एंड जिस पे आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं रादर. तो रोल ऑफ D2C ब्रांड इन द इंडियन टॉय इंडस्ट्री, इसके बारे में आप बताइए. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या बहुत सारे ब्रांड्स बन सकते हैं, या फिर ये कैसे इंडस्ट्री कैसे डेवलप होगी? I think 23-year-old can't comment on all these things, but I can obviously say that brand building is not easy. You have to be consistent. You have to be, अपनी quality को अपने गिरा सकते हैं. आपको हर चीज़ on point होना चाहिए. आपका मतलब एक प्रोडक्ट होता है, तो अगर वो प्रोडक्ट में कोई भी छोटी सी भी चीज़ हुई, कस्टमर इज़ वेरी एक्टिव. वो 1 मिनट में आपका रिव्यू डाल देगा, आपके बारे में लिख देगा. उससे आपके ब्रांड जो होगा उसका ट्रस्ट बहुत वीक दिख सकता है टुवर्ड्स द पेरेंट्स, टुवर्ड्स द कस्टमर. तो आई थिंक इट्स नॉट ईजी बट इट्स स्टिल अ डूएबल थिंग. नहीं, आप बताए थे कि 23-year-old कांटा था, बट आई थिंक आपने पूरा उसका निष्कर्ष कर दिया है कि यू हैव टू रिलाई ऑन क्वालिटी, मेक श्योर यू लिसन टू द कंज्यूमर्स, एंड दैट इज़ व्हाट ब्रांड बिल्डिंग इज ऑल अबाउट. तो ये जो माइंडसेट शिफ्ट है जो आपको अपनी बिजनेस में लाना पड़ा, राइट, कि हम खुद बेचेंगे, वो ऑब्वियसली आपने बताया कि फैमिली के साथ आपने वो पूरे कॉन्वर्सेशंस कैसे नेविगेट किए, किस तरह से किया, बट आपके अंदर, आपके दिमाग में क्या था कि मेरा ब्रांड क्या होना चाहिए, या मेरे को ब्रांड कैसे बनाना है? थोड़ा सा ये समझाइए. मेरे दिमाग में जब इनिशियल स्टेजेस पे था तो हमने यही रखा था कि ब्रांड ऐसा बनाना है कि कोई भी पेरेंट किसी भी जगह पे बोले तो वो लिटिल राइट्स का ही नाम ले फर्स्ट. जो चाहिए लिटिल राइट्स से ही चाहिए, वरना नहीं चाहिए. तो वहीं से ही आइडिया स्टार्ट हुआ दैट विल टेक लिटिल राइट्स टू द लेवल की जब हर पेरेंट लिटिल राइट्स के बारे में बोले. क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, एवरीवेयर, घर घर में लिटिल राइट्स का एक प्रोडक्ट हो, कुछ ना कुछ हो, एंड इट्स ऑलवेज रिपीटिंग. दैट्स नॉट अ वन टाइम बाय, देयर ऑलवेज रिपीटिंग फॉर समथिंग और द अदर. तो वहीं से ही ब्रांड बिल्डिंग स्टार्ट हुआ. ये आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की कि पेरेंट्स के दिमाग में होना चाहिए लिटिल राइट्स. और देखिए, लेकिन जब मैं आपके प्रोडक्ट्स के बारे में सोचता हूँ, राइट, एक आपके राइड ऑन्स है जो कि गाड़ी है जो शायद पेरेंट अपने बच्चे की जर्नी में शायद एक बार या ज़्यादा से 2 बार खरीदे. तो आपकी प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या क्या है जिससे पेरेंट उसको रिपीट करे, आप बोले कि वापस आते जाए? थोड़ा सा प्रोडक्ट कैटेगरीज के बारे में आपका थॉट प्रोसेस समझाइए. मे बी आज क्या है, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, एक्सेट्रा. प्रोडक्ट कैटेगरीज अभी तो हमारे पास ऑब्वियसली लिमिटेड ही है बिकॉज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड राइड ऑन, क्योंकि एक्सपर्टीज तो वहीं रहती है. एंड वॉकर, प्रैम, स्टॉलर, कॉट, स्क्रिप्स, हाई चेयर, वो भी हमारे एक अलग एक्सपर्टीज है ही इसी के अंदर. लेकिन वो इसी ब्रांड के इसी ब्रांड के अंदर है, लिटिल राइट्स के अंदर ही ये सब कुछ भी मैन्युफैक्चर है. आप एक पेरेंट से टिपिकली जब आप कॉट्स बोलते हैं तो यू स्टार्ट एंगेजिंग विद हिम व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न. हाँ, और आप पेरेंट के साथ रहना चाहोगे प्रॉब्ली टिल व्हाट 7-8 years, 10 years. तो सबसे बड़ा एज ग्रुप का प्रोडक्ट क्या है?
और इनिशियली तो बैटरी ऑपरेटेड राइड ऑन ही है। 10 साल के बच्चे के लिए एक बाइक भी आती है, बहुत बड़ी बाइक है, मतलब एक 32-year-old फुल ग्रोन आदमी भी बैठ सकता है, इतनी बड़ी बाइक है। वो है इलेक्ट्रिक, छोटी है, बच्चों के हिसाब से बनाई हुई है, बट इतनी ड्यूरेबल है कि एक बंदा भी आराम से इजीली बैठ सकता है। तो आप थोड़ा सा एज वाइज अगर आप समझा सकते हैं, जबकि प्रॉब्ली व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न देयर इज अ कॉट, उसके बाद आप कैसे जर्नी में एक पेरेंट को रखते हो अपने साथ? तो आई थिंक जब एक बच्चा बॉर्न होता है तो कॉट एंड क्रिब इज़ अ नीडफुल थिंग, एंड देन उसी के साथ ही 1 or 2 years के अंदर यू कैन स्टार्ट विद प्रैम, स्टॉलर, वॉकर ऑल्सो 1-2 साल के अंदर इज ऑल्सो इन द लाइन। देन आफ्टर दैट उसी एज ग्रुप में ही हाई चेयर भी चलती है, तो फीडिंग चेयर जिसको आजकल लोग कहते हैं। आजकल मैंने देखा कि जो अर्बन पेरेंट्स, एटलीस्ट आई कैन स्पीक अबाउट अर्बन पेरेंट्स, ऑलमोस्ट हर कोई अपने घर में एक फीडिंग चेयर रखता है, विच इज़ हाई चेयर, क्योंकि सब चाहते हैं कि चाइल्ड भी उनके साथ डिनर टेबल पे साथ में बैठे। सो दैट इज हाउ द इंटायर फैमिली इज मूविंग टुवर्ड्स। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट कैटेगरी दैट यू हैव एडेड। यस, तो इसीलिए हाई चेयर इज इन द सिमिलर प्रोसेस, क्योंकि उसके बाद तो बच्चा बड़ा हो जाएगा, कैन डेफिनेटली सिट ऑन अ प्रॉपर चेयर। करेक्ट। हाई चेयर 1 or 2 years तक चलता है, प्रैम, स्टॉलर, वॉकर, ये सब साइमल्टेनियसली 2 to 3 years तक चल रहा है। 2 to 3 years के साथ ही हमारी बाइक्स और हमारी कार्स शुरू हो जाती है। सो जैसे बच्चा प्ले टाइम करता है बाहर, पार्क में लेके जाते हैं, रोड पे वॉक करने ले गए अपने पेरेंट्स सुबह, या इवनिंग वॉक शाम को बच्चे के साथ खेल रहे हैं। और ये सब बैटरी ऑपरेटेड है? सब बैटरी ऑपरेटेड है, द बैटरी ऑपरेटेड राइड ऑन कार। उससे पहले कुछ भी बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। Correct. ये सारा पार्ट बैटरी ऑपरेटेड है। तो उसके अंदर कार्स एंड बाइक शुरू हो जाती है। बाइक अगर बच्चा बैठ सकता है अपना वेट संभाल के, बट अगर नहीं बैठ सकता तो डेफिनेटली कार इज रिमोट कंट्रोल, तो वेरी इजी फॉर द पेरेंट ऑल्सो कि वो बच्चे पे देख सकता है, कुछ ज़्यादा तेज नहीं है कुछ भी। देन वहाँ से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, प्रोडक्ट्स बड़े होते चले जाते हैं, कार, जीप, बड़ी बाइक्स, फिर ऐसे बदलता तो इस तरह से आपने ऑलमोस्ट एक पीरियड को 10 साल अपने साथ कैप्चर करके एंड दैट इज हाउ इट। तो आप जब ब्रांड बनाने की कोशिश करते हो तो आप ब्रांड एक बच्चों के अराउंड बनाते हैं या फिर एक पेरेंट को सेंटर रखते हैं? हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट इट? दैट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन राइट नाउ, आई वुड से कि यही क्वेश्चन जब हम ब्रांड बिल्डिंग में स्टार्ट कर रहे थे तो हमारे से यही क्वेश्चन था सबसे पहला कि आप पेरेंट्स फोकस रखते हो या बच्चों को फोकस रखते हो। तो इन माय ओपिनियन द प्रोडक्ट शुड बी द प्रोडक्ट एस्थेटिक्स शुड बी किड रिलेटेड, बट द प्रोडक्ट शुड बी पेरेंट रिलेटेड। ओके। तो अगर पेरेंट को, सबसे पहले तो पेरेंट ही देखेगा ना प्रोडक्ट खरीदने से पहले, अगर पेरेंट को अच्छा लगा उसके बाद बच्चे को अच्छा लगेगा। अगर पेरेंट को अच्छा नहीं लगा तो बच्चे को कभी दिखाएगा ही नहीं, उस तक पहुंचेगा ही नहीं। अननेसेसरी मार्केट में नहीं आ रहा देखने के लिए। तो ऑनलाइन सबसे पहले पेरेंट शुड बी लाइकिंग द प्रोडक्ट, ही शुड बी लाइकिंग और दे शुड बी लाइकिंग कैसा प्रोडक्ट दिख रहा है, इज इट सेफ, इज इट ड्यूरेबल, कि बच्चे के लिए ठीक है, बच्चे की हाइट वाइज, साइज वाइज सब कुछ ओके है, तो पेरेंट खरीदेगा एंड देन बच्चा उसको पसंद करेगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग जब आपने ये डिसीजन लिया राइट कि मेरे को पेरेंट को भी एक सेंट्रल पार्ट बनाना है उसका, तो क्या क्या चीज़ें होती है जो टिपिकली एक पेरेंट देखता है जब वो राइड ऑन खरीदता है? तो इसके बारे में आप आजकल के पेरेंट्स ना जेनजी और मिलेनियंस हैं। उनको एस्थेटिक चाहिए सब कुछ, लाइट कलर्स, अच्छा दिखना चाहिए प्रोडक्ट, सुंदर दिखना चाहिए प्रोडक्ट, सेफ तो ऑब्वियसली एक कॉमन कांस्टेंट है इस सब चीज़ में, बट सुंदर दिखना चाहिए सबसे पहली चीज़ है। वो इंस्टाग्राम पे डाल सके उस पूरी चीज़ को दिखा के, फर्स्ट कार फॉर माई किड। तो वो एक ब्रांड लोगो हमने सबसे पहले उस तरीके से डिज़ाइन करा, थोड़ा सा लाइलैक कलर के साथ, अच्छा एक सॉफ्ट ब्रांड कलर है, नॉट ऐसे आंखों में नहीं चुभ रहा, एंड द लोगो इज ऑल्सो स्टार, सो इट्स वेरी मतलब बच्चे का सबसे पहला होता है स्टार ही समझता है, वो ऊपर देखता है स्टार, मून, इन सब चीज़ों से सबसे पहले वो रिलेट करता है। तो लिटिल राइड्स का कलर एंड स्टार वाज फर्स्ट कि हम उस तरीके से रखें, लिटिल राइड्स कलर इज टुवर्ड्स द पेरेंट एंड द स्टार इज टुवर्ड्स द किड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपने लिटिल राइड्स काफ़ी बार, तो ये लिटिल राइड्स नाम किसने सोचा? लिटिल राइड्स ऑनेस्टली नाम ऐसा सोचा था कि वी आर इनटू राइड ऑन बिजनेस, बैटरी ऑपरेटेड राइड ऑन, वॉकर, प्रैम, सब में राइड एक कॉमन वर्ड है। तो राइड ऑन, राइड्स वहाँ से आया, एंड किड्स से सबसे ज़्यादा क्या रिलेट होता है, लिटिल। तो लिटिल राइड्स एक नाम वहाँ से बना और सबको काफ़ी अच्छा भी लगा लिटिल राइड्स, कैची, काफ़ी कैची है लिटिल राइड्स। एंड देन वहीं से हमारी बहुत अच्छी टैगलाइन भी आई, मेड फॉर लिटिल स्माइल्स, बच्चों की खुशियाँ किसको नहीं पसंद, तो एवरीबॉडी फॉर मेड फॉर लिटिल राइड्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो नाम डिसाइड किया आपने, आप लोगों ने लोगो डिसाइड किया, कलर आपने बोला कि पेस्टल्स, लाइटर कलर्स, नथिंग बिट फ्लैशी, नथिंग जैजी। तो आई एम प्रीटी श्योर आपने एक अर्बन मिलेनियल मॉडर्न पेरेंट के लिए टारगेट करना चाहिए। बट एक बात बताइए, क्या ये मार्केट आपका
अर्बन छोड़ के रूरल टीयर 2 टीयर 3 में भी बहुत बड़ा है। हाँ, टीयर 2 टीयर 3 में ये प्रोडक्ट एक एस्पिरेशनल प्रोडक्ट है। इट्स लाइक कि एक एस्पिरेशन है कि मतलब मैंने अपने बच्चे को वो प्रोडक्ट दिया है जो अगर मुझे कोई एक गाड़ी मिले या मुझे कोई नया फ़ोन मिले तो मतलब मैं वैसा फील करूँ, मेरा बच्चा भी वैसा फील करना चाहिए कि उसके लिए एक ऐसी आइटम है जो उसकी पर्सनल है, वो ही चला सकता है, उसने खुद से बनाई है, अपने हाथों से बनाई है, बिकॉज इट्स अ DIY प्रोडक्ट, तो उसने खुद से बनाई है, अपने हाथों से पूरा वो प्रोडक्ट तो बनाया। आपका पूरा प्रोडक्ट DIY प्रोडक्ट आता है। हाँ। आप पूरा एक किट भेजते हो तो पेरेंट आल्सो गेट्स इन्वॉल्वड। यस, इट्स लाइक अ बॉन्डिंग टाइम विद देम, दोनों का बॉन्डिंग टाइम रहता है, तो सब पेरेंट्स किड्स सब एक साथ मिलके बैठते हैं, बात करते हैं। तो बिकॉज मेरे को ये आपने एस्पिरेशंस की बात काफ़ी सही बोली, बिकॉज ग्रोन अप, आई माई सेल्फ ग्रोन अप इन टीयर 2 टीयर 3 प्लेस। वहाँ पे जिसके पास ये गाड़ी होती थी पहले, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग बैक, तो वो स्टार होता था। ये वाली गाड़ी बहुत कम लोगों के पास होती थी। जनरली उनके पास होते थे जिनके कोई अंकल बाहर से लाए हो, या ये फॉरेन से ही आती थी ये प्रोडक्ट्स, इंडिया में पहले मिलती ही नहीं थी। आई थिंक आई कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग दैट देयर इज अ एस्पिरेशन एलिमेंट। तो अब आई थिंक आपने बताया कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट को पोजीशन किया इन टर्म्स ऑफ विच parent to appeal to, and how does the product become aspiration to even the parent, and probably very likable for the kid. उसके बाद जब आपने इसको ऑनलाइन बेचना सोचा, तो अब थोड़ी आपकी ऑनलाइन जर्नी समझते हैं कि हाउ वाज द ऑनलाइन जर्नी, स्टार्ट किया कि आपने शायद कुछ 1 साल ही होगा आपको शुरू किए हुए, करेक्ट? 8-9 महीना। हाँ, 8-9 महीने। बिकॉज वन ऑफ द रीजंस आई वांटेड टू रियली इंटरेक्ट विथ यू वाज बिकॉज 8-9 महीने में मैंने किसी को इतनी जल्दी स्केल करते हुए नहीं देखा है। इट इज़ लाइक अ क्रैश कोर्स फॉर समवन हु वांट्स टू डू ऑनलाइन, और उसको बताएं तो मेरे को, और ये क्रैश कोर्स आपसे बेटर आई थिंक कोई नहीं समझा पाएगा। तो बस बताइए ऑनलाइन स्टार्ट कैसे था, कि आपने स्टार्ट कैसे किया, बेसिक्स क्या थे, थोड़ा सा फाउंडेशनल एलिमेंट्स बताइए। तो एक्चुअली हमने स्टार्ट एज अ सेट राइट आफ्टर जुलाई ही शुरू, हमने इसमें प्लानिंग प्रोसेस शुरू कर दिया। 2024 में ही हमने प्लानिंग शुरू कर दी थी कि हमें आना है, वी वांट टू डू ऑनलाइन, वो जो हमने रट लगा ली थी घर वालों से कि हमें करना ही करना है। आपने कॉलेज कब फिनिश किया था? 2024 में ही। 2024 अप्रैल में कॉलेज शुरू किया। Yes. जुलाई तक आपने रट लगा दी थी। सॉरी, कॉलेज फिनिश किया। कॉलेज फिनिश किया मैंने जून में। ओके। 1 महीना थोड़ा सा वहाँ पर रहा, फिर जुलाई में इधर आ गया। हाँ, जुलाई में फेयर था, तो हम फेयर के हर साल फेयर के लिए आते ही आते हैं। सो ये जो टॉय फेयर्स होते हैं, ये B2B टॉय फेयर्स होते हैं, राइट, जहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस जाते हैं नए वेंडर्स से मिलने। आई थिंक देयर 4 टॉय फेयर्स व्हिच हैपन करेक्टली, वन जो द बिग वंस, वन इन न्यूरेमबर्ग, वन इन हांगकांग, वन इन न्यूयॉर्क, एंड वन इन इंडिया इन दिल्ली, और वन इन चाइना आल्सो, सो ये जो सारे टॉय फेयर्स होते हैं, आई थिंक लॉट्स ऑफ बिजनेस लर्न फ्रॉम इट। आई थिंक आपकी भी लर्निंग वहीं से शुरू हुई। तो वहाँ के बाद जब आपने ऑनलाइन के बारे में ऑब्वियसली सोचा था, तो वो थोड़ी सी और तो वो जैसे मैंने कहा, फेयर से हमने देखा कि सब लोग ने फ्लिपकार्ट और अमेजोन का लगाया हुआ है, तो वहाँ पर क्यूरियोसिटी तो थी, शुरू करा हमने, ब्रांड वगैरह बनाया, 6-7 महीने में थोड़ा सा अपनी रिसर्च करके रखी थी, वी वर रेडी कि जैसे ही हाँ मिलेगा, गो हेड मिलेगा, विल डू एवरीथिंग। तो आपने ब्रांड रजिस्टर पहले ही कर लिया था? हाँ, ओके। मतलब नाम हम डिस्कस तो कर ही रहे थे, तो सबने कहा कि हम देखेंगे, बट दे वर स्टिल इन की ठीक है कर लो, मतलब उनके दिमाग में था, तो देवर थोड़ा वो हमें करने दे रहे थे। जैसे लिटिल राइट्स अपने सोच लिया था, तो हमने ट्रेडमार्क कराने के लिए भेज दिया था तब तक के लिए कि कोई दिक्कत ना हो, कोई ले ना ले, बिकॉज मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करे, सब ट्रेडमार्क थे, इंडियन, लैटिन अमेरिकन, स्पेनिश, जो दिखा मैंने सब करा, बट सब कुछ ट्रेडमार्क था। तो कहीं लिटिल राइट्स था अवेलेबल, तो इससे पहले ये भी कोई ले ले, हमने ट्रेडमार्क के लिए डाल दिया इस चीज़ को। उसके बाद अप्रैल 25 हमने स्टार्ट करा इसको, 2025 में अप्रैल में हमने स्टार्ट करा इसको। पहले तो स्टार्टिंग तो बहुत ही कुछ 2, 4, 3, 4, 5, एक हफ्ता तो हमारा 5-6 चला। स्टार्ट करने से पहले क्या आपने उसकी कैटलॉगिंग की, आपने अकाउंट सेटअप किया? और देखिए जब भी कोई ऑफलाइन हेवी बिजनेस शुरू करता है, आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ इनिबिशन की मैं शुरू कैसे करूं, कि मतलब क्या मुझे लोग हायर करने पड़ेंगे इसके लिए, या फिर मुझे तो नहीं आता कि कैटलॉगिंग बनाना, ऑनलाइन पोर्टल, तो वो सब पार्ट क्या आपने खुद किया सब कुछ, या आपने किसी को हायर किया? लाइक हाउ वाज दैट प्रोसेस? स्टार्ट तो मैंने, मेरे भाई ने खुद ही किया। हम खुद ही लोगों की लिस्टिंग देखते थे, कैसे उन्होंने बनाया हुआ है, थोड़ा AI कोशिश करी, नहीं बना तो कुछ जो थोड़ा बहुत हमसे कर सके, हमने खुद ही फोटोशूट, अपने फ़ोन से फोटोशूट करा, एक वाइट चार्ट पेपर लेके थोड़ा सा खुद ही
मैंने मेरे भाई ने खुद ही शुरू करा सब कुछ। स्टार्ट हमारा ये वहीं से था। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। खुद जब तक आप नहीं करोगे, आई थिंक आप लोगों को गाइड ही नहीं कर सकोगे कि मुझे क्या करना है। तो दिस इज वन ऑफ द फीडबैक आई गिव टू लॉट्स ऑफ पीपल हु वांट टू एंटर ऑनलाइन, एंड दैट इज हाउ। फिर बताइए आगे क्या हुआ। तो जैसा आपने बोला, अगर मुझे नहीं आता तो मैं किसी और को नहीं बोल सकता, तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने खुद देखा, खुद मैंने और मेरे भाई ने हमने समझा कैसे हम कर सकते हैं, कैसे बनाएंगे, कैसे शुरू करेंगे। थोड़ा इनिशियल सेटअप तो हमने करा। स्टार्ट हमने 4-5 प्रोडक्ट से ही करा था, जस्ट टू बी कि हम लोग कैसे हैं, टेस्ट द वाटर्स हमने कैसे है। हमने सब थोड़ा शुरू करा तो 5-6-7 प्रोडक्ट्स की ही सेल आई एक पूरा वीक। फिर उसके बाद एक ड्रामेटिक इंसिडेंट बताता हूँ आपको क्या हुआ हमारे साथ। तो हम लोगों ने जब अकाउंट खोला ही था, थोड़ा सा स्टार्ट ही था इनिशियल वीक्स में, तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग बैंगलोर चलते हैं। लेट्स गो बैंगलोर, लेट्स मीट एवरीवन फ्रॉम फ्लिपकार्ट, क्योंकि आप लोगों के हेड ऑफिसेज यहाँ पर है। तो हम लोगों ने अपने बैग पैक करे, प्लेन में बैठे हम लोग आए यहाँ पर। तो बैंगलोर से सिटी तक पहुँचना उतनी देर में हम जितनी दिल्ली से यहाँ बैंगलोर पहुँचे हैं। ये हमेशा हर बैंगलोर की स्टोरी है। तो हम लोग होटल पहुँचे, 5 मिनट थोड़ा रेस्ट करा, फिर मैंने कहा कि लेट्स गो, चलते हैं फ्लिपकार्ट। तो उसने कहा किसके पास जाएंगे, पता नहीं, चलते हैं, देखी जाएगी, निकलते हैं। फिर हम 2 घंटे दूर निकले वापस आपके फ्लिपकार्ट ऑफिस के लिए। तो 15 मिनट पहले मेरे को फ़ोन आता है, आप लिटिल लेट से बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा मैं फ्लिपकार्ट से बोल रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे आपका ब्रांड ग्रोथ के लिए, हम लोग ब्रांड बढ़ाना चाहते हैं। और ये प्लान नहीं था, आप ऑन द वे टू फ्लिपकार्ट तक ये हुआ? यस, हमारा कोई प्लान नहीं था, हम बस निकल चुके थे कि कुछ तो होगा, देखी जाएगी। तो हम लोग पहुंचे वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर हमने जो भी आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ किया, तो हमें वहाँ पर गौतम जी मिले। बस उन्होंने जो हमारे हेल्प करी है वहाँ से लेकर आज तक, और वो जो अभी भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब उन्होंने मेरा ब्रांड एक अच्छी पोजीशन पे लेके आया फ्लिपकार्ट पे। बहुत कैटलॉगिंग, लिस्टिंग, कैसे आपको ग्रो करना है, कैसे आपको इन्वेंट्री मैनेज करनी चाहिए, सब कुछ उन्होंने हमें काफ़ी I think it was a match made in heaven. It was all कि आप यहाँ के लिए आ रहे हैं, वो आपको उन्होंने कॉल किया, you guys met, it is amazing. कोइंसिडेंस बहुत अच्छा था। एंड तो आपको ऑब्वियसली फ्लिपकार्ट टीम गाइडेंस मिला, बट एक अकाउंट मैनेजर जब कोई गाइडेंस देता है, उसको पीछे इम्प्लीमेंट करना इट्स नॉट ईजी। जब वो आपको बोलता है कि आप इतने प्रोडक्ट्स बना के रखिए, आप इतने और सिलेक्शन लेके आइए, आप एड्स में इतना पैसा डालिए, आप यहाँ पे लिस्टिंग में आज सेल आ रहा है तो आप ये करिए। तो इनिशियली जब कोई नया बिजनेस शुरू करता है और ऑफलाइन हैवी जिसका माइंडसेट हो या ऑफलाइन हैवी जिसने बिजनेस देखा हो, उसके लिए ये चीज़ पे ट्रस्ट करना, अकाउंट मैनेजर पे ट्रस्ट करना, वो इतना ईजीली नहीं आता। तो हाउ डिड यू थिंक अबाउट इट, एंड आपने क्या सोचा था? भी आपको लगा कि आई एम नॉट गेटिंग गुड एडवाइस या समथिंग, व्हाट हैज हैपेंड? थोड़ा सा अकाउंट मैनेजर के साथ अपने रिलेशंस के बारे में बताइए। टू बी ऑनेस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट था। देखो मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरे को उन्होंने बोला अकाउंट ऐसे बनाने को, बना दिया। उन्होंने बोला ऐसी कैटलॉगिंग करो, कैटलॉगिंग कर दी। बिकॉज ऑब्वियसली मेरे से बेटर वो जानते हैं, उन्होंने कितने ब्रांड संभाले होंगे, मेरा तो एक स्टार्टिंग ब्रांड है। तो मैं आई एम नोबडी टू क्वेश्चन हिम, मतलब वो मेरे को जो बोलेंगे वो मेरे अच्छे के लिए बोलेंगे, मेरे खराब के लिए तो कभी नहीं बोलेंगे। तो बस वहीं से ही थोड़ा सा उनकी बात समझी, कैसे हमें कैटलॉगिंग बेटर करना है। उतनी देर में तो टीम थोड़ी सी हायरिंग चली रही थी साथ के साथ, तो थोड़ा उन्होंने भी हेल्प करी कि कैसे कैटलॉग अच्छा होना चाहिए, कैसे कीवर्ड्स डालने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कीवर्ड्स डालने हैं, एड्स पे कितना आपका परसेंटेज बजट रहना चाहिए। इनिशियल तो कम था, बट नाउ वी आर ऑन अ गुड एड बजट। तो सब कुछ उन्होंने काफ़ी हमें अच्छी हेल्प करी हर चीज़ में। तो मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट था, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, आई थिंक एक इनिशियली जब कोई बिजनेस ई कॉमर्स में शुरू करता है, अगर आपके पास एक अच्छा अकाउंट मैनेजर हो जो आपके ग्रोथ में इन्वेस्टेड हो, आई थिंक इट रियली एड्स। एंड अब आपने एक बात बीच में बताई थी कि हायरिंग तो चालू थी, तो आज आपकी ई कॉमर्स टीम कितनी बड़ी है? मैं, मेरा भाई एंड 5 लोग और। ओके, एंड ये 5 लोग आप उन्होंने कैसे हायर किया? लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब मैं मैन्युफैक्चरर से मिलता हूँ, उनके सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि देखिए हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हमें पता है क्या करना है, ई कॉमर्स संभालने के लिए हमें लोग नहीं मिलते यहाँ पे। तो आपने इसको कैसे एड्रेस किया? आप लोगों ने कैसे लोग ढूंढे? आपको क्या स्किल सेट्स चाहिए थे? ये 5 लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। कॉन्टैक्ट तो हमारे पास ऑलरेडी थे, हमारे पास एक था जो हमारे कनेक्ट में था, तो एक वो हमारे साथ आ गया। उन्हीं के 2 फ्रेंड्स से, एक को एडिटिंग आती थी और एक को रिटर्न्स आता था, तो वो साथ आ गए। कस्टमर सपोर्ट के लिए हमने एक हायर करा, एंड बैकएंड में जो हमारा लेबल चिपकाना होता है एंड एवरीथिंग, उसके लिए तो नॉर्मल लेबर स्टाफ ही करेक्ट देख लिया। तो आई थिंक
कुछ कुछ रिटर्न्स के बारे में, जैसे आपने शुरू से ही फोकस किया कि रिटर्न्स के लिए मुझे कोई पर्सन चाहिए, कोई पर्सन चाहिए जो पोर्टल संभाले, कोई चाहिए जो कैटलॉगिंग करे। और एक बात बताइए, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ई कॉमर्स में जब आप प्रोडक्ट करते हैं, उसकी प्राइसिंग। तो प्राइसिंग कौन डिसाइड करता है? अंकल डिसाइड, टू बी ऑनेस्ट, ही इज स्टिल देयर मैनेजिंग। यस ही स्टिल देयर। मतलब उनका तो एक तरीके से उनका बच्चा है, ओके। वो इसको नहीं छोड़ सकते। हाँ। तो बट हाँ, प्राइसिंग अभी तो आई एम नॉट एट दैट लेवल कि मैं प्राइसिंग निकालूं। मैं तो उन्हीं से प्राइसिंग लेता हूँ एंड उसी के वर्क अराउंड करता हूँ। एक बेस प्राइस ले लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको यूज़ करता हूँ। तो जब आप ई कॉमर्स में देखते हैं, मैं पूछ सकता हूँ कि कोई एक प्रोडक्ट अगर आपका ऑफलाइन एंड कंज्यूमर को मान लीजिए 10,000 रुपये का पड़ता है, तो ऑनलाइन वो सिमिलर प्राइस में ही रहता होगा या कोई डिफरेंस है प्राइसिंग में ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन कंज्यूमर? थोड़ा ऊपर रहता है, थोड़ा ऊपर रहता है। थोड़ा ऊपर रहता है। एंड ऐसा क्यों? शिपिंग, मेजरली शिपिंग कॉस्ट एंड मेजरली शिपिंग शिपिंग कॉस्ट, बस। तो आपने कभी कुछ सोचा कि मैं कुछ प्रोडक्ट्स को सिर्फ ऑनलाइन के लिए बनाऊं, कुछ एक्सक्लूसिव्स यहाँ के लिए करें, या फिर इसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक काफ़ी लोग रहते हैं कि जब मैं कुछ ऑफलाइन भी कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी कर रहा हूँ, मेरे चैनल्स कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो हाउ डू यू मैनेज दोस? मेरे पास इस समय 150 प्लस SKUs हैं इन माई फैक्ट्री, उसमें से सिर्फ 15 to 20 ही ऑनलाइन है। आपने जो स्केल आज हासिल किया वो सिर्फ 15 से 20 SKU पे है। वाह! तो कभी रेंज एक्सपैंड करने का और नहीं सोचा? एक्चुअली इशू क्या है, कुछ प्रोडक्ट्स ना बहुत हैवी असेंबली में रहते हैं, कस्टमर नहीं कर पाएगा। मतलब कुछ छोटे छोटे नट्स होते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत छोटी छोटी माइनर चीज़ें हैं जो कस्टमर से अगर नहीं लगी ना, उसने तो क्या करना, रिटर्न। लॉस किसका हुआ? तो इसीलिए हमने वो प्रोडक्ट्स रखे हैं जो एज ईजी एज असेंबलिंग हो। हमने उनकी असेंबलिंग भी ईजी कर दी है, उल्टा थोड़ा रिसर्च करके कि हम कैसे उसकी असेंबली एज लिमिटेड एज पॉसिबल कर सकें। सिर्फ 4 टायर, 1 सीट, 1 स्टीयरिंग व्हील, ओके। एंड बाकी सब कुछ बनाया है, आपको सिर्फ लगाना है। तो इतना ही मिनिमम टू मिनिमम रख दिया। तो बाकी प्रोडक्ट्स में थोड़ा ज़्यादा है, प्लस उसकी साइज़ बहुत बड़ा है कुछ प्रोडक्ट्स का, कुछ बाइक्स बहुत बड़ी हैं, तो वो कस्टमर को फोटो बेसिस पे नहीं समझ आएगा। एक 3,000 की बाइक और एक 10,000 की बाइक फोटो में सेम लगेगी, बट जब वो पड़ी होगी ना, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो आपकी पूरी बिजनेस में इनोवेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो बताया कि मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ कि कंज्यूमर को आके 4 ही स्क्रूज कसने पड़े, तो आप जब अपना नया प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हो, अब जब आपका ऑनलाइन भी बड़ा हो चुका है, तो डू यू थिंक इसमें और कैसे इनोवेशन लाया जाए? थोड़ा सा अपनी इनोवेशन आप कैसे करते हो या कैसे सोचते हो, उसके बारे में थोड़ा और समझाइए। इनोवेशन प्रोडक्ट तो हम देखो एस्पिरेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो किसी चीज़ का कॉपी होगा या एक टोटली नया फेस होगा, तो वो सब तो सेपरेट थिंग है। तो हम पैकेजिंग में जो इनोवेशन आजकल करते रहते हैं, कितना मोटा हम पैकेजिंग और कर सके, जैसे 5 प्लाई टू 7 प्लाई जा सके, या क्या अगर उस हम 7 प्लाई जाते हैं तो कितनी थिकनेस बढ़ती है, 1-1 सेंटीमीटर से बॉक्स वेट बढ़ जाता है, बॉक्स साइज बढ़ जाता है। प्रोडक्ट सही रहता है, बट जो उसकी शिपिंग कॉस्ट और सब कुछ वो बढ़ती चली जाती है, और उस चक्कर में प्रोडक्ट का प्राइसिंग भी बढ़ जाएगा, जबकि प्रोडक्ट का प्राइसिंग उतना होगा भी नहीं। प्लस जैसे हमने एक पॉइंट हमने आया था कि हमने सोचा था हम पूरी बनी बनाई गाड़ी भेजेंगे, आपको सिर्फ खोलना और चलाना है। बट फिर उसके बाद उसमें जो ऑपरेशनल इश्यूज थे कि वो जो मिडल पार्ट जो खाली रहता था, एक एम्प्टी स्पेस था, तो वहाँ पर कहीं वो दब ना जाए, टूट ना जाए। जो उसके साइड मिरर्स होते हैं वो थोड़ा हल्का होता है देन द बॉडी, तो वो कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, तो वो सब बेंड हो सकता है। तो उस सब ऑपरेशनल इश्यूज के चक्कर में हमने थोड़ी सी उस चीज़ को भी पॉज करा है। हमने उतने ही में ही और करा है कि हम जो पीछे का बैक एक वो होता है साड़ी से सपोर्ट कह लो, हाँ, वो हमने और बनाया भेज दिया। पहले 3 सेपरेट पार्ट्स में जाता था, वो पूरा एक जाता है। तो 2-3 चीज़ें। तो इनोवेशन अराउंड पैकेजिंग, अराउंड असेंबली, ये सब आप कंटिन्यूसली करते रहते हो। एंड अगर मैं आपसे पूछूं, आज आपका स्केल कितना बड़ा है ई कॉमर्स पे? हम डेली अप्रॉक्सीमेटली 15 to 30 का कर लेते हैं। 15 to 30 lakhs एवरी डे। Every day। और ये आपने 8 महीने पहले बिजनेस शुरू किया था? जी। वाओ। तो हम अप्रॉक्सीमेटली इतना कर लेते हैं। एंड बिग बिलियन डे में एंड गोड सेल पे ही सबसे बेस्ट अभी तक हुआ बिग बिलियन डे तो आई थिंक हर फ्लिपस्टर के लिए, जो भी फ्लिपकार्ट में सेलर जुड़े हुए हैं, उनके लिए वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डेज रहता है। तो आपका तो पहला बिग बिलियन डे था ये, तो थोड़ा इसका एक्सपीरियंस बताइए, कैसा रहा आपका पहला बिग बिलियन डे का एक्सपीरियंस? पहला बिग बिलियन डे
नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, जीरो प्रिपरेशन। सिर्फ पता था कि बिग बिलियन डे बहुत बड़ी चीज़ होती है, उस पर हमें अपने आप को पूरा अलाइन करना है, पूरा स्टॉक रेडी रखना है, बफर स्टॉक भी रखना है, जो हो सकता है उतना स्टॉक रखना है। ठीक है, नॉर्मल था, पहला दिन ओपनिंग था, जो आपका एक प्री इवेंट होता है फॉर द ब्लैक मेंबर्स ऑन फ्लिपकार्ट, तो 1.04 CR इन वन डे हमने किया था। वाह पहले बिग बिलियन पहले दिन में। हाँ, पहले बिग बिलियन डे के पहले दिन में जी। एंड नेक्स्ट डे जब सबके लिए ओपन था, इट वाज अगेन 1.01 एंड इट वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द वीक, 98, 99, 95। तो आपने बिग बिलियन डे के कुछ 10-15 दिन में आपने 10-15 करोड़ का सेल कर दिया होगा। आई थिंक इससे तो घर वाले बहुत खुश हो गए होंगे। काफ़ी खुश थे, काफ़ी शौक थे, काफ़ी बड़ा नंबर था एक दिन के लिए। एंड मतलब 24/7 फैक्ट्री चली है उस दिन, तो दिन रात काम चला है। हम खुद फैक्ट्री में बैठे होते थे, लेबल चिपका रहे हैं, मॉर्निंग के लिए पूरा सामान रेडी रखना चाहिए, सब कुछ रेडी हो, सुबह कोई दिक्कत ना हो, स्पेशली स्टॉक आउट ना हो हम पूरे वीक में। हमारे को एक स्ट्रिक्ट था कि आप स्टॉक आउट नहीं ही हो सकते, कुछ भी करो स्टॉक आउट नहीं होना है आपने। तो बस हम स्टॉक आउट नहीं हुए, थैंक गॉड। बफर स्टॉक बहुत हेल्प करा उसमें, कुछ प्लानिंग थी, कुछ पीछे फैक्ट्रीज का हेल्प था, सबका हेल्प था, पूरी टीम का हेल्प था सबका, कि प्रोडक्शन रुकी नहीं, प्रोडक्शन चलती रही, दिन रात काम चला। एंड आई थिंक दिस इज वेयर द मैन्युफैक्चरिंग मसल हेल्प्स इट। यहाँ पे क्योंकि आपके पास इतना बड़ा स्केल का मैन्युफैक्चरिंग है, आई थिंक यू आर एबल टू अलाइन एवरीवन टू मेक श्योर कि आपका चैनल, तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस के रीजन है सेलर्स का, कि जब आप वर्टिकली हॉरिजॉन्टली जितना आप इंटीग्रेट हो सकते हो, जितना सप्लाई चेन का कंट्रोल आप अपने साथ ले सकते हो, आई थिंक आपका बिजनेस प्रॉस्पर करेगा। इट्स अमेजिंग नंबर्स, लाइक पहले साल में अगर आप बिग बिलियन डे के 10 दिन में अगर आप 10 करोड़ का सेल कर रहे हो, दिस इज समथिंग विच आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द अदर सेलर्स। तो अब ये तो थी, चलिए बहुत फ्लैशी बातें, एंड आई थिंक समथिंग यू शुड बी रियली प्राउड ऑफ, 23 ईयर ओल्ड एंड डूइंग सो मेनी थिंग्स। बट ऑब्वियसली जब आपने ई कॉमर्स सेटअप किया होगा तो कुछ चैलेंजेस तो आए होंगे, थिंग्स आर नॉट ऑलवेज राइट, तो कुछ चैलेंजेस के बारे में बताइए कि क्या मेजर चैलेंजेस है, आपको कैसे एड्रेस किया आपने। एक आपने रिटर्न्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया था, बाकी कोई क्या चैलेंजेस आए थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। चैलेंजेस बेसिकली यही थे कि पहले तो सबको अलाइन करना दैट वी आर डूइंग ऑनलाइन, दैट बी रेडी, इंस्टेंट डिलीवरी होगा, आज ऑर्डर आया कल भेजना होगा, नॉट लाइक B2B, लाइक 1-2 दिन में जैसे स्टॉक आता है, आज आया, ऑर्डर लिया, पेमेंट आई एंड देन वी डिलीवर द प्रोडक्ट। तो इसमें तो आपको ऑर्डर अगले दिन ही देना है, तो थोड़ा सा ये एक चैलेंज था कि सबको अलाइन करा कि ऑर्डर अगले दिन आना, तो हमें स्टॉक रखना पड़ेगा एट ऑल केसेस, एक अप्रॉक्सीमेटली 100-200 पीस का स्टॉक, हर चीज़ का, हर कलर का हमारे पास रेडी होना चाहिए, किसी भी चीज़ दिक्कत ना आए किसी भी टाइम। सेकेंड चैलेंज आई थिंक यही था कि हम कैसे पैकेजिंग नहीं कहूँगा, प्रोडक्ट को और कितना ईजी सिंपल बना सके। तो सबसे ज़्यादा टाइम जो हमारा था, हमें वहीं लगा कि हम प्रोडक्ट को एज सिंपल एज पॉसिबल कैसे कर सके। B2B में तो अपने आप असेंबल कर लेते हैं वो लोग, बट यहाँ पर कस्टमर पेरेंट विल नॉट डू, दे विल नॉट स्पेंड सो मच टाइम इन असेंबलिंग द प्रोडक्ट। आधा टाइम वो अपने दिन का उसमें वेस्ट नहीं करेंगे, ये स्क्रू कैसे लगेगा। बॉन्डिंग टाइम है फॉर श्योर, सबको मजा आएगा करने में, बट इतना नहीं आएगा कि वो लगे रहे पूरी गाड़ी बनाते रहे फ्रॉम द स्क्रैच। तो थोड़ा बहुत ओवरऑल इंडिया में थोड़ा DIY कल्चर अभी भी कम है, इवन दो इट्स पिकिंग अप, बट आई थिंक स्टिल वी आर फार अवे फ्रॉम व्हाट आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। बहुत कम है DIY कल्चर। उनको अगर एक बैटरी की वायर नहीं लगती, दे जस्ट रिटर्न द प्रोडक्ट, क्योंकि वायर प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो बहुत ही बहुत सिंपल चीज़ें भी वो लोग नहीं ध्यान देते हैं, वो लोग रिटर्न कर देते हैं। तो मतलब इट्स नॉट कस्टमर्स फॉल्ट ऑल्सो, मतलब बना प्रोडक्ट आज की डेट में क्विक कॉमर्स मिल रहा है, 10 मिनट में ऑर्डर कर रहे हैं, यहाँ वो क्यों मेहनत करेंगे बनाने के लिए, जिसमें वो प्रोडक्ट 2 से 3 दिन में आ रहा है। तो दे वांट की रेडी टू बी अवेलेबल प्रोडक्ट, बैठे चलाओ चले गए। तो वहाँ थोड़ा चैलेंज आया, उसको समझने में थोड़ा चैलेंज आया कि हम कितना बना प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कितना छोटा बॉक्स करें ताकि पैकेजिंग भी टाइट हो, प्रोडक्ट हिले ना, टूटे ना, और कैश फ्लो मेंटेन करना, लाइक आपके लिए आई थिंक ई कॉमर्स में वो तो काफ़ी ईजी बनाया है आपके लिए कि पेमेंट्स रेगुलरली आ जाते हैं, बिकॉज आई थिंक वन पार्ट वेर योर फादर एंड अंकल विल बी वेरी हैप्पी कि यहाँ पे पेमेंट टाइम पे आ जाते हैं। तो उसके बारे में बताइए। ऑफलाइन में तो पेमेंट साइकिल बहुत हाई रहता है। B2B में तो चल जाता है जैसे भी, बट ऑनलाइन में कैश फ्लो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। दे वेरी हैप्पी ऑन द कैश फ्लो कि आज जैसे हमने 100 पीस निकाले तो 2-3 बार उसकी पेमेंट आ गई, तो दे वेरी हैप्पी अबाउट द कैश फ्लो, दे हैव नो क्वेश्चंस, दे हैव नो क्वेश्चंस। आई थिंक दिस इज वेयर ऑनलाइन गिव्स एन एज। तो अब जब आप लिटिल राइट्स को एज अ ब्रांड देखते हो, लाइक अगर आप अपनी लर्निंग समराइज करना चाहो कि 8-9 मंथ्स में आपने जो किया है, इट्स अ क्रैश कोर्स, कुछ आप अपनी तरफ से बताना चाहेंगे? तो आई थिंक लर्निंग वुड बी कि ऑनलाइन इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी
देयर फॉर एवर, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हटने वाला है, इट विल बी देयर एंड वो और जल्दी ग्रो करेगा विथ क्विक कॉमर्स जो आ चुका है आज की डेट में, इंस्टेंट डिलीवरी, 10-minute डिलीवरी. सो आई थिंक एवरीवन शुड टेस्ट द वाटर्स, यू शुड गेट इनटू इट, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर. हुआ नहीं हुआ तो एक लर्निंग एक्सपीरियंस. और ये जो आप जेनजी काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं आजकल, काफ़ी लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा करें, तो कुछ जेनजी स्पेसिफिक सेलर्स के लिए कुछ एडवाइस, या फिर जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, फिर जिनकी फैमिली ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनके लिए कोई एडवाइस आप देना चाहोगे कि हाउ इज़ इट ईजी, हाउ वाज इट जर्नी, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आई थिंक ईजी तो कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट. अगर आपको आ जाए तो देन इट्स ईजी, अगर आपको नहीं आए तो ये भी चीज़ मेरे लिए डिफ़िकल्ट ही है या मैं नहीं कर पाऊँगा. मेन यही है कि यू शुड ट्राई इट आउट, you should convince your parents you should do it and they should let you do it and I think कर लो, हो जाएगा. इसलिए करना चाहिए. करना चाहिए. कुछ सवाल you want to ask me or something that you have in your mind, any questions you have for me? I think एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, how should family run business blended with innovation, like क्या स्टेप्स या क्या तरीके से वो लोग इनोवेशन और ट्रेडिशन को मिक्स कर सके कि किसी को भी दिक्कत ना हो उनके डेली लाइफ में. आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. और मैं पर्सनली आजकल काफ़ी मैन्युफैक्चरर से मिल रहा हूँ, उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ऑनलाइन आइए, ऑनलाइन सेल करिए. आई थिंक एक सबसे बड़ा उनके दिमाग में जो इनिबिशन रहता है कि मैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मोल्ड करूँ ऑनलाइन के लिए. आज मेरे पास ऑर्डर्स आते हैं 1000 पीस के, मैंने 1000 पीस निकाल दिए, तो कैसे मैं अपने बिजनेस को चेंज करूँ. तो वहाँ पे लोगों ने काफ़ी इनोवेशन किया है. वहाँ पे कहीं पे लोगों ने एक सेपरेट टीम बना के उनको बोल दिया है कि भाई आप लोग देखिए, हम आपके लिए एक सेपरेट स्पेस बना देंगे, यहाँ पे आप लोग अपना बिजनेस ऑपरेट करिए. काफ़ी लोगों ने कुछ एजेंसीज़ को हायर किया जहाँ पे उन्होंने उनके साथ ऑपरेट करके बोला है कि आप हमारे में हेल्प कीजिए. काफ़ी लोगों ने आज मैं जब देखता हूँ तो काफ़ी लोगों ने एक नया लाइन बनाया है, काफ़ी लोगों ने एक नई प्रोडक्ट कैटेगरी से शुरुआत की है कि ठीक है ये तो मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मैं नई प्रोडक्ट कैटेगरी से शुरू करता हूँ. तो आई थिंक मोर इनोवेशन आई वुड से ये इस थॉट में होना चाहिए कि हमें कुछ करना है. जो आपने बोला कि हाउ डू आई मेक श्योर दैट आई enable myself and my team to start thinking out other channels. जो आज काफ़ी बड़ा बॉटल निक आता है. आई थिंक ये थॉट प्रोसेस, जो मैंटालिटी है कि जो मैं कर रहा हूँ मैं उसी दायरे में रहूँ, आई थिंक इससे निकलना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी मैं ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर्स देखता हूँ. बट नाउ स्पेसिफिकली कमिंग टू योर क्वेश्चन राइट ऑन इनोवेशन, आई थिंक इनोवेशन कैन बी डन इन एवरी स्टेप. आई थिंक एक पार्ट जो आप लोगों का की है इज़ अराउंड मैन्युफैक्चरिंग. वो तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू इवन गिव यू अ सिंगल आयोटा ऑफ गाइडेंस कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें. बट मैं नेक्स्ट आता हूँ ई कॉमर्स पैकेजिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. काफ़ी कंपनीज़ को हमने देखा जिन्होंने फ्रस्ट्रेशन फ्री पैकेजिंग लॉन्च किया है, जहाँ पे उन्होंने इस टाइप की पैकेजिंग बनाई है जहाँ पे ई कॉमर्स के लिए रेलेवेंट रहे. आपकी पुरानी पैकेजिंग जब आप ऑफलाइन बेचते थे तो उसको बाहर से प्रोडक्ट को दिखना बहुत ज़रूरी होता था कि बाहर में लेबल्स हो. बट काफ़ी लोगों ने बोला कि ठीक है वो तो मैं ऑनलाइन अपने कैटलॉग में दिखा दूंगा, यहाँ पे मैं ड्यूरेबल पैकेजिंग बनाऊँ. तो पैकेजिंग में इनोवेशन होता है. सेकेंड इनोवेशन होता है आपकी कैटलॉगिंग में. आज AI इज़ एवरीवेयर. हाउ डू यू यूज़ AI टू मेक श्योर कि आप कैसे प्रॉम्प्ट्स दें, किस तरह से आपकी कैटलॉग इमेजरी अच्छी हो. कुछ लोगों ने एड्स के ऊपर इनोवेशन किया है कि राइट बिडिंग कैसी होनी चाहिए. अपनी प्राइसिंग में इनोवेशन की सेल टाइम पे क्या प्राइसिंग रखूँ मैं, और BAU बिजनेस एज यूजुअल में मैं क्या प्राइसिंग रखूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अपनी खुद का एक सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाना विच इज़ ईदर फॉर द फाउंडर और फॉर द ब्रांड, उसको मैं कैसे लेवरेज करूँ. वहाँ पे आप कैसे हट के कैसे अलग सोच सकते हो. जैसे आपके केस में इट कैन बी अ वेरी गुड एसोसिएशन बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड प्लेइंग विद द राइड ऑन्स इन डिफरेंट सेटिंग्स. तो वहाँ पे आप काफ़ी सोच सकते हो. उसके बाद मैंने काफ़ी लोगों को देखा है रिटर्न प्रोसेस में लोगों ने काफ़ी इनोवेशन किया है, जहाँ पे जो रिटर्न प्रोडक्ट्स आते हैं उसको कैसे वापस हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसके कॉस्ट कितने हो ताकि मैं अपना P&L ठीक रखूँ. इस पे लोगों ने काफ़ी सोचा. आई थिंक आप जो भी स्ट्रीम पकड़ो विच इज़ से मैन्युफैक्चरिंग, ऑब्वियसली आप इनोवेट करोगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन सेलिंग हैज़ मल्टीपल फैसेट्स. हर स्टेप में देयर इज़ अ वे टू इनोवेट. एंड आई थिंक एक बार जैसे आपने किया है कि एक बार जाके एक एरिया देखो, एक प्रॉब्लम समझो, उस प्रॉब्लम को पकड़ के just start thinking about it, start talking to it. There's so much expert guidance which is available which can help you. I think there is scope of innovation in every e-commerce selling step.
So thank you Tanav. I think it was great talking to you. It was a very very candid conversation. You were very honest in the entire conversation and I really liked the honesty and जो आपकी ज़िद है कि मुझे ये ब्रांड बनाना है, मुझे ये पार्ट बहुत अच्छा लगा. एंड मैंने बहुत कम ऐसे ब्रांड्स देखे हैं जिन्होंने इतना फास्ट स्केल अप किया, इतना फास्ट अपने आप को मोल्ड किया, एक ट्रेडिशनल सेटिंग से एक मॉडर्न सेटिंग की तरफ जाना. It's not a joke. So you should be very proud of what you have done at this age. So thank you. I am really grateful for having this conversation. Thank you so much. Thank you. 23 साल का फाउंडर, फैमिली लेगेसी और एक क्लियर डिसीजन. सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बल्कि ब्रांड बनाना. लिटिल राइट्स की कहानी ये दिखाती है कि जब मैन्युफैक्चरिंग मसल को कंज्यूमर इंसाइट और एग्जीक्यूशन के साथ जोड़ा जाता है तो स्केल बहुत जल्दी आ जाता है. ये सिर्फ टॉयज़ की कहानी नहीं है, ये कहानी है लेगेसी को नए नज़रिए से देखने की. मैं हूं कपिल थिरानी. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए फाउंडर, एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ.